विजय विद्रोही जी, राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव है और 4 और राज्यों में। एक संभावना ये जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अभी आकलन करने की स्थिति में है, एस्टिमेशन के मोड में है कि लोकसभा का चुनाव इन चारों पांचों राज्यों के साथ ही कराया जाए या लोकसभा चुनाव को 42-43 डिग्री के हीट वेव में ले जाके अपने नियत समय पर कराया जाए। एक संभावना हीट वेव की जैसा लोग जता रहे हैं इस बार को देखते हुए। और इन सब के बीच जो ये बैठकें हो रही है, क्या आपको लगता है ये बैठक, उस बैठक में आश्चर्यजनक रूप से नरेंद्र मोदी का शामिल नहीं होना और लगातार बैठकें होते रहना, ये किस दिशा में इंगित करता है? देखिए, ये तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री शामिल नहीं है, अमित शाह हैं, BL संतोष हैं, ये लोग हैं, तो उसमें और मैसेज तो वहां तक पहुंचते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बैठकों में हो क्या रहा है ये जानना जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस में कोमी कपूर संडे को एक कॉलम लिखती हैं, तो उन्होंने इस बार लिखा इसमें कि अरुण कुमार जब मिले इनसे, JP नड्डा से और अमित शाह से और BL संतोष से, तो 2 बड़ी बातें कही उन्होंने। एक बात कही कि साहब ये जो केंद्र में मंत्री भरे पड़े हैं, जिसमें से कुछ प्रतिभाएं जिनके संदिग्ध है कुछ, और उनका कामकाज भी ठीक नहीं है, या स्टेट लीडर्स ऐसे हैं, तो इनको क्यों ढोया जा रहा है। यानी संघ भी डिमांड कर रहा है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, कोई पुनर्गठन की बात हो। दूसरी, अरुण कुमार ने ये कोमी कपूर के अनुसार ये कहा कि बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस स्थानीय छत्रपों की उपेक्षा करती थी, नजरअंदाज करती थी, करिश्माई नेता नाम लिया गया है, और टैलेंटेड लीडर्स की जो प्रतिभाशाली नेता हैं, करिश्माई नेता हैं, उनको आपने हाशिए पर डाल दिया है, जो कि कांग्रेस करती रही है, ये ठीक नहीं है। तो अब ये बातें मोहन भागवत की का संदेश वाया अमित शाह नरेंद्र मोदी तक है, या दत्तात्रेय होसबोले का संदेश वाया अमित शाह नरेंद्र मोदी की तरफ है, ये सब कुछ उसमें लिखा गया है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये बैठकों का दौर इसलिए भी चल रहा है, अब 23 को अगर विपक्षी एकता होती है नहीं होती है, पहली बार तो पहले दिन कुछ होने वाला है नहीं। और दूसरा ये कि 1/3 सीटों पर तो हो ही चुकी है, महागठबंधन बने हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटें, बिहार की 40 सीटें, झारखंड की 14 सीटें, DMK तमिलनाडु की पुडुचेरी मिलाकर 40 सीटें, 142 सीटें होती हैं। इसमें तो एकता विपक्ष की है ही। और फिर अगर आप उसके साथ साथ 20 सीटें आप केरल की जोड़ लीजिए, या तो UDF के पास जाएंगी या LDF के पास जाएंगी, बीजेपी के खाते में कुछ नहीं जाएंगी, और आगे जाकर कोई बीजेपी का हिस्सा भी बनने वाला नहीं है। तो 162 सीटों का तो हिसाब हो ही चुका है। तो बीजेपी को ये भी चिंता है। और तीसरा, मुझे लगता है कि संघ को इस बात की चिंता भी होगी कि 2025 में जब 100वां साल मना रहे होंगे, तो विपक्ष में ना बैठना पड़े, जश्न का माहौल तो हो, उसमें जीत का माहौल हो, और अगले साल से शुरू हो जाएगा उनका सैनिटरी ईयर की वो मनाने का सिलसिला। जी, इसमें एक चीज सर और है जो जानना चाहते हैं आपसे, आप संघ को भी काफी करीब से देखते रहे। 2013-14 पर हम नजर डालते हैं तो संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी, यदि मैं सही हूं तो सुरेश सोनी के पास थी। 2018-19 के दौर पे नजर डाले तो वो दौर डॉक्टर कृष्ण गोपाल का था। दोनों असर्टिव माने जाते थे। अरुण कुमार के बारे में कहा जाता है कि अरुण कुमार को हाईकमान का, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के यस मैन की तरह लाया गया। तो यस मैन की भूमिका में जब संघ का प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो भाजपा और संघ के बीच समन्वय और सही फीडबैक का मामला कहां जाकर कितना प्रभावी होता है और कहां जाकर रुकता है, दोनों ही परिस्थितियों में आपकी राय? देखिए, मैं इस बात का बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार रहा हूं, मैं नहीं जानता कि अरुण कुमार यस मैन है या नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर वो कुछ ना कुछ मैसेज लेकर तो पहुंचे हैं और बैठकों में भाग ले रहे हैं। ये 2 बड़ी इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो अपने मुंह से तो बोल नहीं सकते, कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा है, और संघ भी इसी बात की चिंता व्यक्त कर रहा है। और मणिपुर में आप देखिए ना, प्रधानमंत्री मौन रहे, संघ चिंता कर रहा है मणिपुर की। उससे पहले सतीश जी ने ऑर्गेनाइजर का हवाला ही दे दिया कि संघ ने जो बातें खरी करी की। बीजेपी की चिंता इस बात की है कि उसका तमाम चीजों का तोड़ निकलता जा रहा है। लाभार्थी 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 वोट बैंक। अब हर राज्य सरकार अपना लाभार्थी ले आई है, कांग्रेस अपने लाभार्थी ले आई है। राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने लंबी लकीर खींच दी है, सोशल सिक्योरिटी कानून बनाओ, सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ हम लेकर आए, मोदी जी क्यों नहीं लाते? सोशल सिक्योरिटी हम लेके आए, मोदी जी क्यों नहीं करते? और सबके सामने मोदी जी के साथ राजसमंद में एक ही सभा में अगल बगल दोनों खड़े हैं और वो बोल रहे हैं।
तो सीधी सर सीधी लेकिन चुनौती। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने ईवीएम खरीद लिया है ओल्ड पेंशन स्कीम दे करके, जो ईवीएम कंट्रोल करेंगे सरकारी कर्मचारी। कितना दम है इसमें? देखिए, अब इतना इस बात में कितना दम है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन पहली बार अशोक गहलोत की सरकार जब गई थी तो सरकारी जी। कर्मचारियों की लंबी हड़ताल हुई थी, और अशोक गहलोत ने भी कह दिया था कि उस समय पंचायतों के चुनाव होने थे, तो अशोक गहलोत ने भी कह दिया था कि सरकारी कर्मचारियों का क्या जरूरत है, मैं करवा दूंगा पंचायतों के चुनाव। तो सरकारी कर्मचारियों ने उस समय ईवीएम मशीनें नहीं आई थी, तो हमने अपनी आंख से देखा है, मैं नवभारत टाइम्स में नौकरी करता था, कि कैसे सरकारी कर्मचारियों ने दोपहर 2 बजे बाद मतदाता केंद्रों में ताले लगा दिए थे, लोगों को भगा दिया था और ठप्पे पे ठप्पे मारे थे अशोक गहलोत के खिलाफ। तो उस चीज को अशोक गहलोत को जिक्र करना भी नहीं भूलते, और उससे सबक भी लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को खुश रखो। तो ओपीएस दे दिया। अभी आपको पता होगा हिंदुस्तान का शायद पहला राज्य बन गया है जहां सरकारी कर्मचारी एडवांस तनख्वाह ले सकते हैं। जी। ये तक व्यवस्था कर दी है। एक जो बीजेपी कवर करने वाले हमारे साथी हैं, एक बड़े न्यूज चैनल से जुड़े हैं, लिहाजा उन्हें हम बुला नहीं सकते थे अपने साथ। उन्होंने मुझसे निजी बातचीत में कहा कि ये आपका क्या कहते हैं इसको, 4 बड़े राज्य जिन्होंने बुरे हालात में भी भारतीय जनता पार्टी को कभी बुरे हालात में बीजेपी को 100 से नीचे नहीं जाने दिया। ये 4 राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन 4 राज्यों की संयुक्त सीटों की संख्या की बात करें तो 91 सीटें हैं, और पिछले 7 लोकसभा चुनाव से 1996 से अब तक इन 91 सीटों में अधिकांश सीटें, लगभग बुरे हालत में भी 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव का नतीजा कई बार होता है कि उल्टा होता है, लेकिन लोकसभा बीजेपी के पक्ष में जाता है। कई लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस मिथ को बदलने का काम किया है। क्या आपको वाकई लगता है कि इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी मात खा सकती है, खासकर खड़गे साहब के आने के बाद और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद? देखिए, खा सकती है, और इसकी वजह ये है कि बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि लगातार 2 बार चुनाव जीत गई है। वैसे तो खुश होना चाहिए किसी भी पार्टी को, लेकिन नहीं, बीजेपी की इन चारों प्रॉब्लम ये। राज्यों में 7 लोकसभा चुनाव से वो जीत रही है, 96 से लगातार। नहीं, बीच में ऐसा नहीं है, वो राजस्थान में एक बार अभी बीच में राजस्थान एक्सेप्शन है, वो मान लिया, 25 लेकिन की 25 बाकी सीटें तीनों में कांग्रेस तो जीती थी बीच में। जी। बीच में कई चुनाव ऐसे हुए जिसमें 12-13, 15 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 12 बीजेपी, 13 हाँ, मतलब 15 के कांग्रेस, साथ विनर इस तरह बीजेपी की रही चीजें जा रही रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा रहा है चुनाव, और है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर आपने जो मुझसे सवाल पूछा, अभी एक सर्वे मैं कहीं देख रहा था, किसी मीडिया में छपा था, कि डिजिटल मीडिया में, कि बीजेपी के 30% सांसद ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता कम हुई है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है। दूसरा, जी। ये जो 4 राज्यों की बात की, 4 राज्यों में बीजेपी ने करीब करीब 95-96% सीटें जीती हैं। राजस्थान में जी। 2 बार से 25 सीटें जीत रही है, मध्य प्रदेश हाँ। में जीत रही है, छत्तीसगढ़ में जीत रही है, कर्नाटक में जीत रही हम्म। है। तो कुल मिलाकर अब कहानी क्या हो गई है कि फटीग फैक्टर हो गया है, कि 2 बार लगातार जीत गए, चेहरे को लेकर लोग उबासियां लेने लगे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, इनमें से कुछ को बदला जाना जरूरी है। तो ये इससे भी, इन चीजों से भी बीजेपी का सामना है, और प्लस कुछ जगह वो हारेंगे। अब 25 की जगह राजस्थान में 26 सीटें तो जीत नहीं सकते, गुजरात में 26। और गुजरात का भी हाँ उदाहरण सही नहीं है, जिस भी पत्रकार ने कहा, गुजरात में तो पहली बार 2 बार से हो रहा है 26-26, नहीं तो आमतौर पर बराबर की सीटें मिलती रही हैं दोनों को कुल नहीं, मिलाकर। लेकिन सर एक गुजरात चीज ऐसा हुआ है, मेरे कहने का मतलब यह था कि चाहे एक सीट ही ज्यादा मिले, विनर बीजेपी ही रही है गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा चुनाव में। हाँ, वो है, लेकिन इस बार इस बीच 91 से लेकर केंद्र में सरकारें कितनी आ गई आप देखिए ना। जी। मनमोहन की भी तो 2 बार सरकारें रह चुकी 5-5 साल जी। की, ऐसी जी। स्थिति में उसके बावजूद। तो उस तरह के देखिए, हर चुनाव नया चुनाव होता है। एक दूसरा, नवा साल है इसका, और 9th ईयर किसी भी पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक होता है। मनमोहन सिंह का भी 9th ईयर बड़ा खराब था। 5 साल 2019 को तो मैं चुनाव मानता ही नहीं, मुकाबला था ही नहीं, क्योंकि लोगों ने विचार करना ही नहीं शुरू किया था कि मोदी की जगह किसको लाना है। क्योंकि लोगों ने कहा कि ठीक है, मोदी जी को 2014 में लाए, उन्होंने वादे किए, और कुछ वादे पूरे हुए, कुछ वादे अधूरे हैं, और अब वो कह रहे हैं 5 साल और चाहिए, तो आप ले लीजिए 5 साल और, कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें सोचना ही नहीं है। लेकिन 2024 में मतदाता सोचेगा कि क्या किया जाए। दूसरा, वो ये 10 साल को कंपेयर करेगा
कि पिछले 10 साल में मेरी जिंदगी कितनी बदली कितनी नहीं बदली, उसके हिसाब से फैसले लेगा। ऐसे में अगर पुलवामा नहीं आता है तो बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 220-230 से ऊपर आज की तारीख में पहुंचने की स्थिति में है। एक मुद्दों की बात अगर हम करें सर, तो मुद्दों के मामले में एक चीज सामने आ रही है, उदयपुर चिंतन शिविर कांग्रेस का। वहां कांग्रेस पार्टी ने अपना दशकों पुराना स्टैंड बदलते हुए कास्ट सेंसस को सहमति प्रदान कर दी। राजस्थान में डोटासरा ने भी हाल ही में समर्थन किया है, और कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश में कहा है कि हम आते ही कराएंगे। भूपेश बघेल तो कराने की प्रक्रिया में आगे भी बढ़े हुए हैं। नीतीश कुमार ने भी 80% काम पूरा करा लिया है, और कहा जा रहा है कि वो हाईकोर्ट का मामला आ गया है, इंटरिम स्टे लगा हुआ है। खैर, महाराष्ट्र में भी शरद पवार ने समर्थन किया। कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा मंथन इस बात पर है कि क्या राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मंडल पार्ट 2 का मुकाबला कर पाएगा, जो कास्ट सेंसस के मामले से कास्ट सेंसस के साथ सामने आ रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि यूसीसी तो जुमला भर है। कहते हैं ना कि चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है, तो यूसीसी की बात करना केतली है और चाय यूसीसी है जो कभी नहीं आने वाली। जैसे सीएए जो सिटीजन अमेंडमेंट कानून आया, वो अभी 2 साल बाद भी नहीं बना है, उसके नियम बने ही नहीं है, बस वो हवा में रह गया। ऐसे ही यूसीसी सिर्फ एक जुमला भर है। मैं तो हर बार कहता हूं, मैं एबीपी न्यूज में था तब भी इसी तरह की बात होती थी, तो जो मुस्लिम प्रतिनिधि आते थे मैं उन सबसे भी यही कहता था। मैंने कहा आप लोग क्यों विरोध करते हैं यूसीसी का? कहो ड्राफ्ट लेकर आओ, ड्राफ्ट तो लेकर आओ, हम देखते हैं कैसा ड्राफ्ट है। उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा, दूसरे एक्ट खत्म हो जाएंगे जो धर्म अल्पसंख्यकों को और इन लोगों को मिला हुआ है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के तहत अभी भी बहुत सारे हिंदू परिवार हैं जो 10 से 14% एक्स्ट्रा इनकम टैक्स की बचत करते हैं अपने आप को यूनाइटेड फैमिली बताकर। फिर इतना बड़ा समाज, इतना आदिवासियों को इतने अधिकार दिए हुए हैं संविधान के तहत ही, वो सब कैसे खत्म कर दोगे आप? ये सिर्फ मूर्ख बनाने का तरीका है, लेकिन समझना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को भी इस रूप में रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि सबके सब मेरे हिसाब से तो ये कहें साहब ड्राफ्ट दिखाइए, ड्राफ्ट दिखाइए, ड्राफ्ट दिखाइए, पहले ड्राफ्ट दिखाइए, हमें देखते हैं कैसे लाते हैं ड्राफ्ट। नहीं, कास्ट सेंसस का मुद्दा क्या आपको लगता है कि अब राम मंदिर का मुद्दा दोबारा कास्ट सेंसस का मतलब ओबीसी को लेकर तो अब नई तरह से राजनीति हो ही जा रही है। अभी कर्नाटक में भी राहुल गांधी ने कहा, तब से उनके सारे मुख्यमंत्री भी बोलने लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी जिसमें यह कहा गया था जो स्कूलों में एनरोल रहते हैं बच्चे, उनका एनरोलमेंट के हिसाब से जाति देखी गई जो ऑथेंटिक मानी जा सकती है हमें, तो 45% निकले थे। तो अब उसके बाद राहुल गांधी से लेकर दूसरे नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब 50% आरक्षण की सीमा में भी लचीलापन सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। तो अब कुल मिलाकर यह है कि अगर हम 45% है तो 45% आरक्षण दो। तो तमाम चीजें होती हैं। केंद्र सरकार के पास रोहिणी कमीशन है, रोहिणी कमीशन को वो एक्सटेंड करे जा रही है। उसमें जो ओबीसी को 27% ओबीसी को आरक्षण, उसके 3 टुकड़े करने की बात है, कोटा में कोटा, वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो ओबीसी के अंदर सबसे गरीब ओबीसी है उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उससे यादव हैं, जाट हैं, ये बड़ी जातियां हैं, ये लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन छोटी जातियां बड़ी संख्या में प्रभावित होंगी। लेकिन मोदी जी इसकी हिम्मत नहीं कर पा रहे या टाइमिंग उनको अभी सूट नहीं कर रही।